हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी और टीजीटी की बात करने वाले हैं। अगर आप लोग अर्थशास्त्र की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को ये क्लास काफ़ी काम आने वाली है। और मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में, और आप लोग देख लीजिए कि पिछले बार हम लोगों ने किस प्रकार से तैयारी की थी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हो, चाहे हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें, चाहे हम लोग उसकी कॉर्पोरेट अकाउंट की बात करें, चाहे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें। हमने सभी की क्लासें अच्छी तरीके से ली थी। प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को 11 से 12 प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को कराए थे झारखंड पीजीटी में। इसी प्रकार से हम लोग टीजीटी की तैयारी भी अब करने वाले हैं। और अगर आप लोग झारखंड टेट की तैयारी करते हैं, झारखंड टेट की, ठीक है, झारखंड टेट की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग उसकी भी तैयारी करते हैं। और उसमें कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, तो हम लोग सामाजिक विज्ञान की तैयारी करते हैं, सामाजिक अध्ययन की तैयारी करते हैं, सामाजिक अध्ययन की, ठीक है। इसमें अभी क्लासें नहीं हो पा रही हैं क्योंकि कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में हम लोग ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। इस कारण से इसमें अभी क्लासें कम हो पा रही हैं, लेकिन इसमें भी क्लासें बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलने लगेंगी। ये हम लोगों की चौथी क्लास है। अगर आप लोगों ने 3 क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग देखिए, ज़रूर देखिए। उसमें अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो ये रहा इसका सिलेबस जो हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसको पढ़ा हुआ है, सिलेबस को समझा हुआ है कि इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम लोगों को 2 भागों में ये विभाजित है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना था, क्या पढ़ना था, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोगों ने इसकी क्लास जो है वो मैंने 3 क्लासों में आप लोगों को ये जो है इसके कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा क्लियर किया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके MCQ भी मैंने जो क्वेश्चन जो पेपरों में पूछे गए हैं वो मैंने कराए हुए हैं क्वेश्चन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके दूसरे नंबर टॉपिक की। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें टॉपिक में हम लोग हो सकता है कि इसमें क्लासें लगभग में हम लोगों की 3 या 4 क्लासों में ये हम लोगों का टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग किस प्रकार से तैयारी को कर रहे हैं। एक टॉपिक में कम से कम 2 या 3 क्लासें हम लोग करते हैं, 2 से 3 क्लासें, ठीक है। छोटी छोटी भले ही क्लासें रहती हैं, लेकिन हम लोगों की क्लासें काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं, ठीक है। और जो भी बातें आप लोगों को अधूरी लगती हैं तो आप लोग बता दीजिए कि हम लोग अच्छी तरीके से और पढ़ने वाले हैं। तो अपने टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, पार्ट 1 है इस टॉपिक का। और डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। हम लोग इसे कहते हैं मांग एवं, मांग पढ़ेंगे हम लोग इसमें। और क्या पढ़ेंगे, मांग के नियम पढ़ेंगे, मांग का नियम पढ़ेंगे, मांग का नियम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, और इसमें पढ़ेंगे मांग की लोच, मांग की लोच पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो आप लोग, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को कोई भाई बंधु है, कोई मित्र है जो तैयारी करता है, तो उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मांग। अब मांग के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिमांड। अब मांग क्या है, मांग को अगर हम अपनी भाषा में बात करते हैं तो जो भी वस्तुएं हम मांगते हैं, जो भी वस्तुएं हम मांगते हैं वो हमारी मांग कहलाती है। अब मांग कहलाती है, अब मांग में क्या क्या शामिल है, तो देखो डिमांड वो तभी बनेगी, देखो डिमांड तभी बनेगी जब आप पैसे देने के लिए तैयार हों। सबसे पहली बात तो आपके पास उसकी इच्छा हो, ठीक है। सबसे पहले क्या हो, उसकी इच्छा हो। उसके बाद आपके पास पैसा हो, उस पैसे को खर्च करने की तत्परता हो, पैसे को खर्च करने की तत्परता हो। तत्परता मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको वस्तु भी मिल जाए और आप पैसे भी ना खर्च करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो भी वस्तुएं हम मांगते हैं वो हमारी मांग है। अब हम वस्तुएं क्यों मांगते हैं, क्योंकि हमें आवश्यकता है उसकी। हम वस्तुएं क्यों मांगते हैं, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है।
अब आवश्यकताओं को भी हम लोग पढ़ेंगे कि आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं, आवश्यकताओं को किसने क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अन्य बातें समान रहें, इसको मैं बताऊंगा कि कौन सी ये अन्य बातें हैं। एक यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से कि एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता, उपभोक्ता का मतलब है यहाँ पर कंज्यूमर से, कंज्यूमर से। ठीक है, उपभोक्ता का मतलब यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर से, कि एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की, किसी वस्तु की जितनी मात्रा, जितनी लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक तथा योग्य होता है। इच्छुक तो बहुत से लोग होते हैं, देखो हर खरीदने के लिए सभी लोग तैयार होते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास ये वस्तु आ जाए। इच्छुक तो सभी लोग हैं, लेकिन योग्य का मतलब है वहाँ पर कि पैसे से, पैसा होना चाहिए और पैसे को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, तब यो होगा इच्छुक तथा योग्य। सिंपल सी बात यह है कि एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक होता है तथा योग्य होता है, उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। किसी वस्तु की मांग सदैव उसकी कीमत के संदर्भ में परिभाषित की जा सकती है। मतलब जैसे मान लो कोई आइसक्रीम है, क्या है, कोई आइसक्रीम है। अब आइसक्रीम का अगर रेट है 1 रुपये, तो व्यक्ति मांगेगा, मान लो व्यक्ति 1 रुपये की कीमत है उसकी, 1 रुपये मतलब 10 रुपये की कीमत है, तो वो बस व्यक्ति मांगता है 2 आइसक्रीम, 10 रुपये की कीमत की 2 आइसक्रीमें मांगता है, मतलब 10 रुपये की। अगर यही आइसक्रीम का रेट अगर बढ़ जाता है, तो अगर इसका रेट 20 रुपये हो जाता है, 10 रुपये से बढ़कर इसका रेट 20 रुपये हो जाता है, तो व्यक्ति अपनी जो है आइसक्रीम की जो मांग है उसको कम कर देगा। अब उसे एक ही चाहिए, क्या चाहिए, उसे एक ही चाहिए। तो वस्तु की कीमत क्या है, वस्तु की कीमत देखो, ये है वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, और ये है मांगी गई मात्रा। ये क्या है, मांगी गई, ये है मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा। ठीक है, अब कुछ वस्तुओं में अपवाद भी है, वो भी बाद में बनेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझेंगे कि एक उपभोक्ता है, लेकिन उपभोक्ता क्या करेगा, सबसे पहले वस्तु के एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक तथा योग्य होता है, उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। किसी वस्तु की मांग सदैव उसकी कीमत के संदर्भ में परिभाषित की जा सकती है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मांग सदैव उसकी कीमत के संदर्भ में, सदैव उसकी कीमत के संदर्भ में परिभाषित की जाती है। ठीक है, और इसके विपरीत यदि मांगी गई मात्रा वस्तु की मात्रा को सूचित करती है, तो उस वस्तु की एक कीमत विशेष पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है। तो ये तो हो गया मांग शब्द, और मांग के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है कि एक वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु को एक निश्चित कीमत होनी चाहिए, वस्तु को खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, और वस्तु को खरीदने के लिए पैसा के साथ हमें उसकी इच्छा भी होनी चाहिए, उसकी मतलब कि हमें इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोगों ने मांग के शब्दों में पढ़ी हैं। अब परिभाषाएं दी हैं, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो उनका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, हम लोगों के MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं। अब पूछा जाता है कि जो परिभाषाओं को यदि हम विश्लेषण करें, तो मांग में निम्नलिखित कितने तत्व निहित होते हैं। तो याद रखिए कि मांग में 5 तत्व निहित होते हैं। अब वो कौन कौन से तत्व हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, वस्तु की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। दूसरा तत्व है कि वस्तु क्रय के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए पर्याप्त। वस्तु खरीदने के लिए क्या होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में रुपए होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद साधन व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए, रुपए जो है वो खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग कंजूसी देते हैं, कंजूस होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर तत्परता का मतलब यहाँ पर उससे समझा है। उसके बाद एक निश्चित कीमत होनी चाहिए, वस्तु की एक निश्चित कीमत होनी चाहिए और एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। तो ये 5 तत्व होने चाहिए। इन 5 तत्वों में पूछा गया क्वेश्चन है, इन 5 में से कौन सा नहीं होता है या कौन सा होता है, तो ऐसा करके अलग से दे देते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कि मांग में निम्नलिखित 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? वस्तु की इच्छा, वस्तु को क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन और साधन को व्यय करने की तत्परता और एक निश्चित कीमत और समय अवधि। तो एक समय निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए, द गिवन टाइम पीरियड, गिवन प्राइस। और यहाँ पर स्पेंड, हम लोगों को जो मनी है वो स्पेंड करने की क्षमता होनी चाहिए। और उसके बाद सिग्निफिकेंस रिसोर्सेज बाई द गुड्स, और उसके बाद डिज़ायर ऑफ ए गुड्स। तो इतनी बातें हम लोगों को ये 5 तत्वों में आती है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग MCQ इनके कराएंगे तो इनसे क्वेश्चन आए हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो मैं वहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मांग शब्द को हम लोगों ने समझ लिया है कि मांग का क्या अभिप्राय है, और मांग के जो 5 तत्व हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया है, अच्छी तरीके से बता दिया है। अब यहाँ से बात आती है कि मांग फलन एवं मांग के निर्धारक तत्व। मांग फलन क्या होता है, मांग फलन कैसा होता है, इसका ढाल कैसा होता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से मांग फलन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि मांग फलन होता क्या है। ज़्यादा बातें नहीं लिखी हैं कि वस्तु की मांग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वस्तु की मांग जो हमने मांगा है और उसको प्रभावित करने वाले जो घटक हैं उनके फलनात्मक संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, उनके फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि मांग फलन किसे कहते हैं। तो वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले घटकों के फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, उनके फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। अब मांग फलन कितने प्रकार का होता है। मांग फलन के प्रकार, मांग फलन के प्रकार। अब मांग फलन के प्रकार जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि मांग फलन कितने प्रकार का होता है। तो मांग फलन 2 प्रकार का होता है, एक होता है व्यक्तिगत मांग फलन और एक होता है बाजार मांग फलन। अब व्यक्तिगत मांग फलन में क्या होता है, तो व्यक्तिगत मांग फलन में हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्तिगत मांग फलन को कैसे समझेंगे। तो व्यक्तिगत मांग फलन को कहते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। मांग फलन को क्या कहते हैं, तो मांग फलन को डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को इंग्लिश नाम है। अब हम लोग व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता, बाजार में कोई एक उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग, मतलब कि कोई किसी एक उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग और उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। जो व्यक्तिगत मांग फलन होता है, व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल शब्द ही है, आप लोग समझ गए होंगे कि एक उपभोक्ता की मांग और उसके निर्धारक तत्वों को, जो उसके निर्धारक तत्वों के संबंध को जो प्रकट करता है उसे हम व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। अब मांग फलन का फॉर्मूले की बात अगर करते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं डिमांड x बराबर यहाँ पर f और मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स से, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं
अगर हम लोग बात करते हैं कि मांग फलन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, तो समीकरण तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये बात जरूर आती है कि व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन में अंतर क्या है। तो व्यक्तिगत मांग फलन में हम लोग एक उपभोक्ता के वस्तु की मांग के बारे में उसका अध्ययन करते हैं कि उपभोक्ता ने क्या क्या डिमांड की है, और उसके निर्धारक तत्वों के बीच जो संबंध होता है उसे हम मांग फलन कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसे हम इंडिविजुअल मांग फलन कहेंगे, क्योंकि एक उपभोक्ता के बारे में हमने अध्ययन किया है। और अगर हम संपूर्ण बाजार के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बाजार मांग फलन कहते हैं। ये भी मैंने बता दिया। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन आया था, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब वो क्या क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन है यहाँ से, अगर हम लोग व्यक्तिगत मांग फलन को ही पढ़ रहे हैं कि यदि हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव को जानना चाहते हैं, मतलब सिंपल सी बात यह है कि जब वस्तुएं महंगी होती हैं, जब वस्तुओं के रेट अगर बढ़ जाते हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, उनकी मांग जो है वो कम हो जाती है। और जब वस्तुओं के रेट गिर जाते हैं तब उनकी डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन उसकी मांग पर प्रभाव को जानना चाहते हैं, तो हम अन्य कारकों को स्थिर माना जाता है या स्थिर मानना होता है। अन्य बातों के मतलब कि जो है अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच फलनात्मक संबंध को ही कीमत मांग संबंध अथवा कीमत मांग कहा जाता है। तो हम लोग इसे, यहाँ से लिखा हुआ ये गलत है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कीमत मांग कहते हैं, कीमत मांग संबंध कहते हैं, या फिर उसे हम कीमत मांग कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो हाईलाइट करके रखा हुआ है मैंने रेड से, तो ये जो है ये बात पूछी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि व्यक्तिगत मांग फलन किसे कहते हैं, या फिर अगर हम लोग मांग फलन की बात करते हैं तो वस्तु की मांग और उसे, दो चीज़ें हैं, एक है मांग और क्या है, और हम लोग गुणा करते हैं उसके घटकों के बीच, प्रभावित करने वाले घटकों के बीच जो संबंध होता है उसे हम मांग फलन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मांग फलन कहते हैं। अब मांग फलन इन्होंने कहा है दो प्रकार का, एक है व्यक्तिगत मांग फलन। अब व्यक्तिगत में हम लोग एक उपभोक्ता के बारे में अध्ययन करते हैं, इन्हीं सब का, एक उपभोक्ता ने क्या मांगा है और उसके जो निर्धारक तत्वों के जो भी संबंध हैं उनको हम लोग व्यक्तिगत मांग फलन में मापते हैं। ठीक है, उसे हम क्या में मापते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन में मापते हैं। और अगर हम लोग संपूर्ण बाजार के बारे में इन सभी पर बातों पर अध्ययन करते हैं तो उसे हम बाजार मांग फलन में मापते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बाजार मांग फलन की। मांग फलन को बता दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाजार मांग फलन, जिसे हम लोग कहते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। अब बाजार मांग फलन से अगर हम लोग बाजार मांग फलन से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की बाजार मांग अथवा वस्तु की कुल मांग। देखो, कुल मांग का मतलब होता है, यहाँ पर बाजार मांग का मतलब होता है, जैसे मान लो एक उपभोक्ता है, ठीक है। अब एक उपभोक्ता का नाम है मान लो ए, और ए ने चीनी की डिमांड की है मान लो 2 kg, तो ये उसकी व्यक्तिगत मांग फलन में आ जाएगी। अगर हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं तो ये हम लोग व्यक्तिगत मांग फलन में करेंगे, मतलब कि उसकी डिमांड का और उसके निर्धारक तत्वों का अगर संबंध है, और उनके संबंध को हम लोग किसमें अध्ययन करेंगे, व्यक्तिगत मांग फलन में करेंगे। और यदि एक उपभोक्ता की जगह पर एक उपभोक्ता बी है
एक उपभोक्ता सी है, डी है। इस प्रकार से ये बाजार में कई उपभोक्ता हैं, उनके नाम हैं। अब बी ने मांगा है 5 केजी चीनी, सी ने मांगा है 3 केजी चीनी और डी ने मांगा है 10 केजी चीनी। तो इस प्रकार से उनकी जो मांग का अध्ययन करेंगे तो ये जो संपूर्ण बाजार की बात करेंगे तो ये हम लोग बाजार मांग फलन में करेंगे। बाजार मांग फलन, या फिर इसे हम कहेंगे कि इसको अगर हम लोग कुल मांग देखते हैं चीनी की तो 10, मतलब कि अगर हम लोग कुल मांग देखते हैं तो बाजार की कुल मांग किस प्रकार से आई, 20 केजी आई है। ठीक है, बाजार की मांग की बात करते हैं, कुल मांग तो, और उनके निर्धारक तत्वों को अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो बाजार मांग फलन में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो विभिन्न निर्धारक तत्वों में से किस प्रकार संबंधित है, अगर हम तो दूसरे शब्दों में बात करें तो शब्दों में यह किसी वस्तु की बाजार मांग और उसके विभिन्न निर्धारकों तत्वों को संबंध को व्यक्त करता है। सिंपल सी बात है, अगर हम एक व्यक्ति को देखते हैं, एक व्यक्ति को देखते हैं तो एक व्यक्ति की मांग और उसके निर्धारक तत्वों के बीच संबंध को हम लोग व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहते हैं। और अगर हम ए को, बी को, सी को, डी को, इस प्रकार से कई व्यक्तियों के बारे में अध्ययन की बात करते हैं, मांग की बात करते हैं, उनके निर्धारक तत्वों की बात करते हैं तो वो बाजार मांग फलन में आ जाएगा। इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाजार मांग फलन क्या है और व्यक्तिगत मांग फलन क्या है और मांग फलन क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि बाजार मांग फलन में व्यक्तिगत मांग फलन के तत्वों के अतिरिक्त निम्नलिखित 2 तत्वों को शामिल किया जाता है, मतलब कि उसमें व्यक्तिगत मांग फलन को शामिल तो किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत मांग फलन को शामिल तो किया जाता है, लेकिन बाजार मांग फलन में 2 बातों को और शामिल किया जाता है, 2 तत्वों को और शामिल किया जाता है। यहाँ पर P मतलब जनसंख्या का आकार और बाई E का मतलब है आय का वितरण। ठीक है, तो इन दोनों तत्वों को और इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो अगर हम, ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है, बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। मांग के निर्धारक तत्व, और मांग के निर्धारक तत्व से MCQ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, मांग के निर्धारक तत्वों से MCQ पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इनकी बात करते हैं कि मांग के निर्धारक तत्व, मतलब कि मांग को अगर हम लोग निर्धारित करना है तो उनके तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले वस्तु की उपयोगिता हो, वस्तु में क्या हो, वस्तु की उपयोगिता हो। उपयोगिता का जो अभिप्राय है, अगर हम लोग बात करते हैं तो आवश्यकता पूर्ति की क्षमता हो। वस्तु में क्या हो, वस्तु में आवश्यकता पूर्ति की क्षमता हो। क्या हो, वस्तु में आवश्यकता पूर्ति की क्षमता हो, तभी तो वो उपयोगी होगी। तो वस्तु की क्या हो, उपयोगिता हो। दूसरा है आय स्तर। आय स्तर का मतलब है इनकम लेवल भी हम लोगों का वस्तु के निर्धारक तत्वों में आ जाता है कि आय जो स्तर है वो मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आय स्तर का मांग पर एक सेकेंड, आय स्तर का मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आय स्तर का, अगर मान लो आय आपकी, मतलब कि उपभोक्ता की आय जितनी अधिक होगी तो मांग उतनी अधिक होगी, और उपभोक्ता की आय जितनी कम होगी मांग उतनी कम होगी। ठीक है,
मतलब कि देखो आय अगर बढ़ती है तो मांग जो है, सीधी सी बात है, मांग क्या होगी, मांग भी बढ़ेगी। और आय अगर कम होती है तो डिमांड भी कम होगी। ठीक है, तो आय स्तर का भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए मांग के निर्धारक तत्वों में हम लोग आय स्तर को भी शामिल करते हैं। वस्तु की कीमत को भी शामिल करेंगे। अगर वस्तु की कीमत भी मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, सिंपल सी बात यह है कि अगर वस्तु की कीमत आज 5 रुपये है तो उसकी मांग जो है वो 10 kg है। और अगर वस्तु की जो कीमत है वो अगर 10 रुपये हो जाती है, 5 रुपये थी पहले, अब उसकी कीमत जो है वो 10 रुपये हो जाती है, तो मांग कम हो जाएगी। मांग कितनी हो जाएगी, मान लो 5 kg हो जाएगी। तो वस्तु की कीमत भी मांग के निर्धारक तत्वों में आती है। और उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है धन का वितरण। तो धन का वितरण भी इसके, मतलब कि धन का वितरण जो है, अगर समाज में धन का वितरण भी मांग पर प्रभाव डालता है। समाज में धन और आय का वितरण यदि असमान है तो धनी वर्ग द्वारा विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक होगी, और समाज में धन का वितरण समान होता जाएगा। तो मतलब अगर सिंपल सी बात है, धन का वितरण भी इसमें मांग के निर्धारक तत्वों में आता है, वस्तु की कीमत भी आती है। ठीक है, तो और एक बात और है जो आती है इसमें, वो है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। मतलब कि जो साथ में वस्तुएं हैं, जैसे मान लो चाय की बात करते हैं, चाय की मान लो वस्तुओं के रेट आज 10 रुपये हैं, तो उसकी चाय की डिमांड सिंपल सी बात है बढ़ती है। ठीक है, और अगर चाय के रेट अगर मान लो 20 रुपये हो जाते हैं तो बस चाय की डिमांड छोड़कर आदमी फिर किसकी मांग करेगा, तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि चाय महंगी हो गई है, आदमी ये कहेगा चाय महंगी हो गई है तो कॉफ़ी पीने लग जाते हैं। तो ये संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी मांग के निर्धारक तत्वों में आती हैं। तो ये जो मांग के निर्धारक तत्व हैं, इनके बारे में एक एक करके मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, इसी प्रकार से MCQ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मांग के निर्धारक तत्वों में किसको शामिल करते हैं या किसको शामिल नहीं करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आज हम लोगों ने क्या क्या बातें बताई हैं। आज हमने आप लोगों को मांग के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को मांग के निर्धारक तत्वों के बारे में बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने मांग फलन के बारे में बताया है। मांग फलन कितने प्रकार का होता है, तो इस संबंध में मैंने आप लोगों को 3-4 टॉपिक पर बात की हुई है। ये टॉपिक आप लोगों के कंप्लीट हो गए होंगे। और भी इसमें बातें हैं, बहुत सी बातें हम लोग इसमें करने वाले हैं। अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप लोग देखिए, क्लास नंबर 1 में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाई थी। पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को यही बातें बताई थी, और पार्ट 3 में मैंने इसके MCQ क्लासें कराई थी। अगर आप लोगों को तैयारी करनी है बिहार की, अगर हम लोग करते हैं या फिर किसी अदर स्टेट की बात करते हैं, तो उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आती ही है। और यहाँ ध्यान से देखिए कि मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक एक क्लास को यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी क्लासें आप लोगों की रह जाती हैं वो मुझे आप लोग बताइए। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कोई भी बच्चा जो आपका भाई बंधु है या मित्र है वो तैयारी करता है, तो आप लोग अपने चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, और आप लोग देख लीजिए कि हम लोग किस प्रकार से तैयारी को करते हैं। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ साथ ही साथ में कि हम लोगों ने कैसे क्लासों को किया हुआ है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग SP एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, और खुद सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सभी लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए एक एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतनी बातों को सीखा है। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बातों को सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।